देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया गुजरात अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन जिसमें आपने गुजरात की सियासत से जुड़े हुए हर उस सूरमा के सार्थक बहस दिलचस्प चर्चा को यहां पर सुना, जिसे यहां पर यह जरूर पता चल गया कि किस तरह से गुजरात की सियासत किस मोड़ पर मुड़ रही है। पक्ष विपक्ष दोनों का यहां पर संतुलन और बैलेंस आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी बहुत से खास पड़ाव आगे बाकी हैं, बहुत से ऐसी चर्चाएं बाकी हैं जो कि यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाली है और उससे भी गुजरात की सियासत के कई पहलू यहां पर सामने आएंगे, क्योंकि आगे जो हमारे खास मेहमान होंगे वो गुजरात के युवा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी हैं और इसकी मेजबानी हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उनके आने में बस कुछ पलों का यहां पर वक्त लगेगा, मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद हमारे साथ में मौजूद है। अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई सवाल है हमारे खास मेहमान को लेकर तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो वो सवाल हम हर्ष संघवी से पूछेंगे और इसके अलावा शाम को 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, तो उनसे कोई सवाल हो तो वो सवाल जरूर आप लोग उठाएं। और भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं उनके पास आ जाऊंगी, हाथ उठा दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल? बीजेपी के लिए कोई सवाल नहीं है, वो जीतने वाली ही है। आप खड़े हो जाइए। बीजेपी के लिए कोई सवाल नहीं है। 101% 150 सीट्स आएगी। ये कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं सब लोगों को। हाँ, मैं आई माई सेल्फ सिविल इंजीनियर, मैंने नर्मदा में बहुत सारे काम किए हैं। नर्मदा योजना का मैं बहुत सीनियर इंजीनियर हूँ। आज तक वो उन लोगों ने जो बताया ना साहब ने, नर्मदा डैम तैयार हो गया था, गेट 8 से 10 साल तक कहा कोई सवाल नहीं है। मैं किसी और के पास जाती हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। वो एक युवा बच्चा है, उसका सुनना जरूरी है। जी मैम, मेरा एक ही सवाल है गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से। जैसे कि यूपी में भी उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ पे दे हैव अ क्लियर फेस फॉर द चीफ मिनिस्टर योगी सरकार, लेकिन जब भी गुजरात की बात आती है व्हाई इट इज ऑलवेज मोदी सरकार। मतलब ऑफ कोर्स जनता पसंद करती है, लेकिन बहुत बड़ी बात कही है सबीना। जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे हम जरूर ये सवाल करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो यहाँ सिर्फ मोदी की चर्चा क्यों? ये एक युवा का सवाल है। सबीना, और बस अब कुछ पलों का इंतजार है जब गुजरात अधिवेशन की शुरुआत ब्रेक के बाद एक बार फिर से यहाँ पर होगी। बस कुछ ही पलों में बहुत खास मेहमान हमारे साथ होंगे इस मंच पर, जिसकी मेजबानी करते हुए मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा होंगे। बस छोटा सा इंतजार यहाँ पर है। गुजरात अधिवेशन, सियासत के वो सूरमा जिनकी मुलाकात आज आपसे हुई, जिनसे कई सवाल भी यहाँ पर पूछे गए, पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ पर सामने आया और इस अधिवेशन के जरिए आखिरकार सामने आ ही गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ गुजरात अधिवेशन की शुरुआत एक बार फिर से यहां पर करते हैं। जैसे जैसे गुजरात अधिवेशन आगे बढ़ रहा है, सभी का जोश और ज्यादा आगे हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। और साथ ही गुजरात के युवा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी हमारे साथ मौजूद है। बेहद खास मेहमान, स्वागत करना चाहूंगी आपका। और इस सेशन की मेजबानी करेंगे मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। जोरदार तालियों से इस सेशन की शुरुआत यहां पर करते हैं। तो गुजरात के यूथ आइकन, सबसे पसंदीदा युवा नेता और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हमारे साथ है। हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 के इस अधिवेशन में। नॉमिनेशन फाइल किया आपने और मैं आज देख रहा था कि बहुत ही साधारण तरीके से, बिना किसी लाउड स्पीकर, ये आपका फैसला था, और बिना किसी ढोल के साथ आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। ये भी एक बड़ी चीज़ है, आज नॉमिनेशन फाइल किया हर्ष संघवी ने। और इन्होंने बताया कि मोरबी हादसे में जो दुखद मृत्यु हुई, उनके सम्मान में। हर्ष भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का गुजरात की धरती पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की बेहद दुखद दुर्घटना मोरबी में कुछ दिन पहले ही बनी थी, उसमें कई परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है। खास तौर पे मैं वहाँ पे स्थल पे कुछ ही घंटों में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के साथ वहाँ पहुँचा था। मैं घटना पे पूरी रात वहाँ था जी। और आज जब मुझे मेरा नॉमिनेशन फाइल करना था, हमने हमारी टीम के साथ बैठ के तय किया था कि पूरी मजुरा विधानसभा के सभी परिवारजन
सबसे पहले ये परिवारजनों को श्रद्धांजलि देंगे और ये दुखद घटना में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के डीजे, बैंड बाजा और ये सब का प्रतिबंध करके हमने एकदम साधारण तरीके से पदयात्रा में सभी लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के ये आज ये पदयात्रा के माध्यम से हमने ये नॉमिनेशन फाइल किया है। श्रद्धांजलि के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं हमने प्रार्थना की है कि उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे और इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी हम ये वक्त प्रचार एकदम शांति से करेंगे। मेरा सवाल इसी को लेकर अब शुरुआत हुई है क्योंकि आपने मोरबी का जिक्र किया, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की पॉलिटिक्स हुई। अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं, क्या अब आप देश को बताने की स्थिति में हैं बतौर गृह राज्य मंत्री, बतौर गृह मंत्री, कि हुआ क्या था, कैसे, क्यों इतना दुखद हादसा हुआ, कहाँ लापरवाही हुई, किस स्तर पर हुई और क्या ये टल सकता था? अगर आज आप बताएं देश को हुआ क्या था, कैसे, क्यों हुआ था मोरबी हादसा? ये मोरबी का हेरिटेज ब्रिज था। वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार के साथ उसको पीपीपी मॉडल पे उसको थोड़ा मरम्मत करा के चलाने के लिए मांगा था। सरकार ने वो ब्रिज उनको मरम्मत करा के चलाने के लिए दिया हुआ था। ये ब्रिज को उनके कहने के मुताबिक ये मरम्मत करा के उन्होंने ये ब्रिज चालू किया था, जिसमें ब्रिज में उस दिन संडे होने के कारण कम से कम 300 से ज़्यादा लोग ब्रिज पे एट द मोमेंट वहाँ पे हाजिर थे। हम सब ने वो वीडियो देखा है कि किस प्रकार से लोग वो जो लोहे के जो सलिए थे उसको किस प्रकार से लात मार रहे थे, और जब एक लोहे के सलिए पे अगर लात मारोगे तो उसका इफेक्ट ब्रिज पे पूरा नहीं आता है, लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर जिस प्रकार से वो ब्रिज की मजे लेने के चक्कर में लोहे को जिस प्रकार से लात मार रहे थे, उसमें ये घटना बनी। ये प्राथमिक तौर पे ये बाहर आया था। दूसरी चीज़ कि इसके हर एक विषयों पे उसके रॉड्स है, उसके आयन है, उसके पिलर्स है, उसके फाउंडेशन है, उसको मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक यहाँ से मोरबी जाने से पहले ही एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा की। वो हाई लेवल कमेटी को सूचना दी गई कि रात को 3 बजे से पहले घटनास्थल पे सबको पहुंचना है और तहकीकात आधी रात से चालू कर लेनी है। ये तहकीकात उसी दिन रात को चालू हो गई। अभी एफएसएल को खास तौर पे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस जो सैंपल्स लिए हैं उसके जल्द से जल्द टेस्टिंग के रिपोर्ट्स कमेटी को दी जाए, जिसके कारण हम इस पे आगे एक्शंस तय कर पाए। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी विजिट की। प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत छोटे छोटे विषय पे घटना कैसे बनी, घटना बनने के बाद पहली एम्बुलेंस कितने मिनट में पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची तो वो हॉस्पिटल कितने मिनट में पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार की घटना जब बनती है तब सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है उनको सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने की। जी, पहला पेशेंट 18 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। 18 मिनट में पहला पेशेंट। उसके बाद एक भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, उसके लिए कलेक्टर ने सबसे पहले जितनी एम्बुलेंसेज, जितनी 108 आसपास की तहसील में अवेलेबल थी, वो सभी 108 को वहां भेजा गया। ठीक, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग वहां पे डेवलप की गई। मोरबी की जनता को 2 हाथ जोड़ के नमन करना पड़ेगा। मोरबी की जनता ने 5 किलोमीटर का मानव साकल बनाया था। एक भी एम्बुलेंस 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे ब्रेक नहीं लगानी पड़े और सीधी हॉस्पिटल पहुंच पाए, उसके लिए वो लोग सरकार के साथ खड़े रहे। उसके कारण कहीं जीवन बचाने में हम लोग को सफलता मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोग पानी में गिरे तो फायर ब्रिगेड की टीम तो पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ मोरबी के जो लोग जो नाव का काम करते, कहीं ना कहीं जो मछुआरे हैं, वो सभी लोग पानी में फायर ब्रिगेड के साथ काम में लग गए। उसके कारण हम सभी लोगों को बाहर निकालने में बहुत जल्द हम निकाल पाए। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से और खास करके गृह मंत्री जी खुद रात को 4 बजे तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से सुबह 6 बजे तक, जब तक मैक्सिमम लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक हर एक पल की खबर वो रख रहे थे। रात को 2 बजे तक आप देखिए, नेवी, आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, गरुड़ सेना, ये सभी सेनाओं के अलग अलग जो टीम है उसको मोरबी में मोबिलाइज किया गया। 500 से ज़्यादा लोगों की टीम
वहां पे पहुंच गई थी। आप अगर किलोमीटर्स गिनोगे ना, तो घटना बनने के बाद अगर वो मोबिलाइज आधे घंटे में नहीं हुआ होता ना, तो 11 बजे पहली एनडीआरएफ की टीम वहां नहीं पहुंच पाती। नहीं, हर्ष भाई, मेरे ख्याल सरकार ने, मैं आपको पूरी चीज बताना चाहता हूं, मैं ये इसके लिए ठीक, बताना ठीक, चाहता हूं आपको कि इसकी गंभीरता सरकार ने किस प्रकार से ली थी। तहकीकात अपना विषय है, तहकीकात में जो आएगा उसमें किसी को नहीं छोड़ना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। राहत नहीं, वो बचाव पूछने का विषय ही नहीं है। राहत बचाव पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं, राहत ही सबसे पहला विषय सवाल ये उठ रहा है एक्शन मैं आपको इसके लिए बताता हूं कि ये चुनावी सीजन है। चुनावी सीजन में हर वक्त इसी प्रकार की बात आती है, लेकिन आप जब सरकार में बैठे हो तो आपकी ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि घटना बनने के बाद आपने क्या क्या किया। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत की कामगिरी ठीक नहीं चली है तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। तहकीकात की अगर बात हो तो तहकीकात की बात में मात्र 1.5 घंटे के अंदर, घटना बनने के 1.5 घंटे के अंदर ये एफआईआर हो गई थी और एफआईआर में सभी प्रकार के नाम लिखे गए। एफआईआर में एकदम क्लियर है कि ब्रिज का मेंटेनेंस, ब्रिज को संभालने वाली पूरी एजेंसी, एफआईआर के अंदर टोटल, अगर आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हो, इतनी बड़ी घटना बनती है, घटना के 1-1.5 घंटे में जब एफआईआर होती है, जब प्राथमिक तपास पे जब एफआईआर होती है, तो इसी प्रकार से एफआईआर पहले होती है और उसकी तहकीकात के साथ साथ जितने लोग होते हैं वो सब इसमें आते हैं। और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई भी इसमें बच पाए। मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें से कोई नहीं बच पाए। ये कहा जा रहा है हर्ष भाई, राहत बचाव को लेकर किसी ने सवाल नहीं मैं उठाया। राजनीतिक सवालों का जवाब दे दूंगा आपको। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पूरे विषय की आप खुद तहकीकात कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं पे चूक है तो मैं जरूर से जवाब दूंगा। लेकिन ये लोग जो राजकीय, मतलब अभी ये चुनाव के सीजन में जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को नहीं पकड़ा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि गवर्नेंस जीरो बताती है ये, क्योंकि हाई कोर्ट के आप गहलोत जी की बात करेंगे, आप छोड़िए ना। आपको पता है राजस्थान की क्या हालत है, गहलोत जी को पता नहीं अपने घर में क्या हो रहा है, अपने गांव में क्या हो रहा है, उनकी क्या मैं जवाब दूंगा सर। अच्छा, क्योंकि इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपने इसका जिक्र किया। अभी आपने देखा होगा उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट हुआ। उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले किया था, और रात को, शनिवार रात को वहां ब्लास्ट हुआ। कोई आपको पैटर्न दिखता है क्या ये, कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया 13 दिन पहले और शनिवार रात उस ट्रैक पे भी ब्लास्ट हुआ? इसमें मैं ये मान रहा हूं कि राजस्थान सरकार को एकदम गहराई से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। गुजरात को लेकर बार बार जब हम डिबेट करते हैं, अक्सर एक सवाल उठता है ड्रग्स को लेकर। हर्ष भाई, आप गृह मंत्री हैं, अड्डा बना दिया, मतलब कहा जा रहा है कि ड्रग्स का हब बन गया गुजरात। 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। हो क्या रहा है गुजरात में हर्ष भाई? मैं यहां बैठे हुए सभी लोगों से मात्र एक सवाल करना चाह रहा हूं आज। ये ड्रग्स, पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में आके जमा नहीं करा गए हैं कि भाई साहब हम ये पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए का ड्रग्स लाए हैं, आप इसको जमा कर लो और हमको पकड़ के अंदर डाल लो। ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने बहुत ही साहसिक काम किया है। गुजरात एटीएस भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके गोलियों का सामना किया है। 1-2 केसेस नहीं, हमने लगातार एक के बाद एक, आज 40 से ज्यादा पाकिस्तानी गुजरात की जेलों में बंद है। हमने ड्रग्स पकड़ा है, ये कोई आके जमा नहीं करा गया है। जो ये विपक्ष के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, देश का ड्रग्स का कैपिटल कौन सा राज्य है? आपको भी पता है ना, यहां बैठे हुए लोगों को भी पता है। आइए उनको बोलिए मेरे सामने आंकड़े लेके आए, हम दोनों के आंकड़े कंपेयर करते हैं। ड्रग्स पकड़ना ये अच्छी बात है या ड्रग्स का कारोबार चलाने लेना ये अच्छी बात है? नहीं, आप मुझे ये जवाब दीजिए। नहीं, पकड़ी जा रही है तो पकड़ी जा रही है तो ये अच्छी बात है ना, हम लोग पकड़ रहे हैं, हमारी नीति साफ है भाई साहब। पंजाब की जेलों से ये कारोबार चल रहा है, हमने पंजाब की जेलों में ये जो कारोबार चल रहे हैं उसकी माहिती पंजाब पुलिस को 3 दफा दी है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया उन लोग ने। हमने मात्र गुजरात से ये ड्रग्स नहीं पकड़ा, हमने कलकत्ता के पोर्ट पे जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने दिल्ली में जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने पंजाब की जेलों में से चल रहा है ये टेरर नेटवर्क जो ये ड्रग्स का है ना पूरा, उसको फोड़ने के लिए ये जो काम किया है, उसके बाद हमने उन लोग को माहिती दी है। वो लोग काम करना नहीं चाह रहे, उनकी नीति नहीं है कि ड्रग्स को ये देश में घुसने में बंद करने में मदद करनी है। हम लोग
समाज की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। हमने ड्रग्स पकड़ के मात्र गुजरात के नहीं, ये देश के युवकों का भविष्य बिगड़ने से बचाया है। यहाँ पे मेरे आज कई कांग्रेस के मित्र भी यहाँ पे आए थे जी, मैं उनको भी सुन रहा था। 2020 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? थाने में सलीम नाम का एक युवक सब्जी की लारी चला रहा था और सब्जी की लारी के नाम पे वो वहां पे बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स बेच रहा था। गुजरात के सलाया में 100 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया। अगर महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उन लोग ने ये ड्रग्स माफिया को पकड़ा होता तो हमें नहीं पकड़ना पड़ता इसको। हमने ये नहीं देखा कि ये तो महाराष्ट्र जा रहा है, उसको जाने लो, हमारे में आंकड़े नहीं लेने हैं। हमने ये समझा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, देश के सभी वर्गों को साथ में मिलके, इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, कोई सरकार अलग नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार से मोदी साहब और अमित भाई जब जब डीजी कॉन्फ्रेंस होती है, ये ड्रग्स के मामला में बहुत गंभीरता से सभी सरकारों से निवेदन करते हैं और इसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, उसमें नेशनल एजेंसीज किस प्रकार से मदद कर सकती है, उसके लिए वो बहुत गंभीर होते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि जिनको ये कारोबार नीचे तक चलाने लेने में और कई फायदे होते हैं, वो हमेशा जहां जहां ड्रग्स पकड़ते हैं ना, तभी उनके पेट में दर्द होता है। आपने हर्ष भाई गुजरात पुलिस का जिक्र किया। गुजरात पुलिस ने, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात पुलिस को लेकर ही एक विवाद हुआ था हाल फिलहाल में और आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था उस वीडियो से ज्यादा, खेड़ा वाला विवाद, जिसमें पत्थरबाजों की पब्लिक फ्लॉगिंग की गई थी पुलिस द्वारा, जो कतई गलत है, कानूनन गलत है, आप भी उसको मानेंगे। आपने स्टेटमेंट दे दिया कि सिर्फ पत्थरबाजों का मानवाधिकार होता है क्या? मेरा स्टेटमेंट अगर आप शांति से सुनोगे, एक तकलीफ क्या है कि आप लोग को जितना सुनना होता है उतना ही आप सुनते हो। अच्छा, मैंने ये कहा कि चुनाव के समय अचानक खड़ी हुई मानव अधिकार की कुछ संस्थाएं जब पत्थर मारने वाले पे अगर कोई कदम उठाते हैं ना, तभी मानव अधिकार की बात आती है। लेकिन मेरी गुजरात की धरती पे कोई नवरात्रि के समय गरबा खेल रहा है और मेरी ये गुजरात की बेटियों पे कोई पत्थर मारे, वो पत्थर मारने वाले के मानव अधिकार की बात करने वाले लोगों को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने पत्थर खाए हैं उनका मानव अधिकार नहीं होता क्या? लेकिन सर पब्लिक फ्लॉगिंग, पब्लिक वो तो गलत है ना। मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अभी भी वापस आपको जितना सुनना है उतना ही आप सुन रहे हो। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहने चाह रहा हूं कि अगर आप पत्थर मारने वाले पे कदम उठाए तो आप अचानक से देश भर में से ये देश को तोड़ने वाली जो टुकड़ियां है ना, वो मानव अधिकार के नाम पे इनको पत्थर मारने वाले पे क्यों कदम उठाए? अरे भाई साहब, आगे के दिन मेरे राज्य की बेटियों पे जो पत्थर मारे थे तभी भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, तब क्यों कोई नहीं बोला? तब एक भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक भी राजनीतिक पार्टी गुजरात में एक भी जन ने अगर एक भी शब्द निकाला है तो आप डेटा निकालिए। सर पुलिस को लाइन हाजिर किया गया ना। नहीं, ये बेटियों को पत्थर मारना ठीक है, आप मुझे नहीं, बताइए। गलत है सर, मैं उसके खिलाफ हूं। बेटियों को गलत है। पत्थर मारा, उनकी ये बेटियों के मानव अधिकार का पब्लिक क्या? फ्लॉगिंग सही है क्या? मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप तो वापस वो बात करिए कर ना, रहे आप हैं। क्यों नहीं कर रहे मैं हैं? तो मात्र ये बोल रहा हूं कि मानव अधिकार की बात हर समय होनी चाहिए। पत्थर मारने वाला का भी मानव अधिकार है, लेकिन पत्थर खाने वालों को भी तो सोचिए कभी भाई साहब। मेरे राज्य में, मेरे राज्य की धरती पे कोई गरबा खेलने वाली बेटियों पे कोई आंख ऊंची करे तो वो नहीं चला लूंगा मैं, ये एकदम स्पष्ट है। अच्छा, इसको भी क्योंकि आपके बयान को भी सॉफ्ट पोलराइजेशन एक तरीके से माना गया। अब नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। आप मुझे एक सवाल, मुझे भी आज देश की जनता आपको भी सुनना चाहती है। अच्छा ठीक है, बताइए। चुनाव भले मेरा ही है जी, लेकिन आपको भी सुनना चाहती है। बताइए। मानव अधिकार पत्थर मारने वाले का ही होता है क्या? नहीं, उनका भी होता है। तो मानव अधिकार ही नहीं होता, उनका भी जिन्होंने होता है। जिनने मानव अधिकार की, पत्थर मारने वालों के मानव अधिकार की बात की है, उनके पूरे पत्र आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहीं पे भी एक लाइन भी लिखा है कि ये लोग ने जिनको पत्थर मारा है उनका भी मानव अधिकार होता है और इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ठीक बात। तो ये धार्मिक भड़काऊ इस प्रकार के पत्र के माध्यम से गुजरात में किस प्रकार से अशांति फैलाई जाए उसका प्रयास करने वाली टोलकी है, और ये टोलकियों को तो मैं जवाब दूंगा। ये बेट द्वारका में उसको लेकर भी कहा जा रहा है, इतना डेमोलिशन ड्राइव वहां पर हुआ, उसको लेकर कहा गया कि भगवान कृष्ण की जमीन है भाई, वो वहां पे इस प्रकार की डुप्लीकेट मजार हम नहीं चलाएंगे, एकदम स्पष्ट है। नहीं, इतनी डेमोलिशन ड्राइव ऑपोजिशन कह रहा है कि आप ऑपोजिशन कह ले यहाँ के आज कि भले वो डुप्लीकेट मजार है, आप उसको चलाने लीजिए, इलीगल सरकारी जमीनों पे कुछ भी चलने लीजिए। इस प्रकार की मजार आप
भगवान कृष्ण की जमीन है, बेट द्वारका पे भाई आपको मुझे ये देश के करोड़ों हिंदू को श्रद्धा है। वो द्वारका, बेट द्वारका की धरती पे आप जब मन पाए, जो रोड पे मन पाए वहां पे मजार लगा लोगे? ये किस प्रकार से चलाया जाए? आम आदमी पार्टी पर बता दीजिए भाई, इस बार थोड़ी फाइट टाइट है। मतलब मैं देख रहा हूँ 6 चुनाव 27 साल रिपीट पे रिपीट, एंटी इनकम्बेंसी जैसे गुजरात में है ही नहीं, मगर इस बार क्या थोड़ी फाइट टाइट है? लग रहा है आपको त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी कांग्रेस घिर गए इस बार आप? मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ गुजरात भ्रमण पे चलिए। मैं तो चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 5-10 दिन के लिए गुजरात भ्रमण के लिए भेजना चाहिए। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये संबंध दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संबंध है। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। हर्ष भाई एक यहाँ बात चुनाव बताऊं मैं? भारतीय जनता पार्टी मैं बोल लेता हूँ। फिर आप सवाल लीजिए ना फिर। जी। ये जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, पिछले 4 चुनाव से सिक्का घिस रहा है। 127 से 117, 117 से 115, 115 से 99। ओल्ड इज गोल्ड सुना है आपने? और पित्तल जितना घिसता है ना भाई साहब, वो इतना ही ज्यादा महंगा होता है, उससे ज्यादा। ये प्रयास पहली बार नहीं है। कभी कोई रीजनल पार्टी को कांग्रेस लाती है साथ में, कभी कोई और मुद्दा लाती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। ये गुजरात की जनता के संघर्ष और साहस की जो यात्रा है ना 27 साल की, उसको तोड़ने की, उसको कोशिश करने वालों के सामने गुजरात की जनता ये 2022 का चुनाव लड़ रही है। 2022 का चुनाव भी 2012, 17 इसी प्रकार की बड़े बड़े वादे होते थे। सितंबर महीने से गुजरात में चुनावी टूरिज्म चालू होता है भाई साहब। गुजरात के हर कोने में आपको मंदिरों पे अलग अलग पार्टी के लोग देखने मिलेंगे, जिनको गुजरात के बारे में कुछ नहीं पता है। वो भी कागज पे लिखे हुए हर भाषण करेंगे। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार जनता है। दिसंबर महीने के अंत तक इनको बिस्तर बांध के खुद के गांव में भेजने का काम गुजरात की जनता करती है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि अगर वो लोग फैक्टर नहीं है, आम आदमी पार्टी फैक्टर नहीं है, तो वो कहते हैं कि फिर उन पर शराब घोटाला के केस, सत्येंद्र अंदर सिसोदिया जाने वाले। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वो लोग गुजरात में लाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग डर गए हैं। शिक्षा मॉडल देखिए, दिल्ली की जितनी जनसंख्या है ना, उतने तो गुजरात की सरकारी शाला में बच्चे पढ़ते हैं। ये कौन से मॉडल की आप बात करते हो? ये 5-10 रुपए की थैली में पैरासीटामोल दवाई देते हैं, कूड़ों के बीच में वो हेल्थ के छोटे छोटे वो तंबू लगा के ये 10 रुपए की थैली में दवाई देने वाले मॉडल की बात करते हो? ये 25 साल पहले गुजरात में पीएचसी सीएचसी बन गए भाई साहब। गुजरात आज कौन से हेल्थ मॉडल की बात करती है? आज गुजरात के अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट, रिवल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हम ये मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में राजकोट में एम्स के मॉडल की बात हम लोग करते हैं। गुजरात में आज गुजरात के हर एक तहसील पे किडनी के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस सेंटर खुले हैं। गुजरात के डांग से लेके पोरबंदर तक हर एक जिले में कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए हम लोग कीमोथेरापी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम ये लेवल की हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। और मोदी जी का जादुई कार्ड है ना, जो आयुष्मान भारत कार्ड, हम वो मॉडल की बात करते हैं। आप मध्यम वर्ग परिवार को जाके पूछिए। अच्छा, गुजरात में ये साल 12 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड की योजना का लाभ मिला है। 5 लाख रुपए का कार्ड मोदी जी ने गुजरात के 1.5 करोड़ घरों में पहुंचाया है। भाई सारी चीजें थी, तो फिर यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ गई? यूसीसी की कमेटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? मिनी सीए, मेहसाणा और आनंद वहां के लोगों को भी नागरिकता, फिर सीए यूसीसी की जरूरत क्या पड़ गई? मुझे आखिरी सवाल है आज तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं खुद बहुत दुखी रहता हूँ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कुछ बातें सुन के। यूसीसी की जरूरत क्यों नहीं है? क्या ये राज्य के हर एक नागरिकों का एक समान हक नहीं होना चाहिए? ये आजकल की बात नहीं है। मेरा जन्म हुआ था ना, उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था, राम मंदिर बनाएंगे, 370 की बात, 35A की बात, यूसीसी की बात। हम तो एक के बाद एक हर एक वादे पूरे कर रहे हैं और ये वादे समय पे पूरे हो रहे हैं। तो गुजरात की जनता, केंद्र में सरकार है, ऑल इंडिया लेवल पर लाइए ना। किसने भाई साहब, ये हमारे राज्य का हक है।
दूसरे लोग अगर अपने राज्य में नहीं ला सकते तो वो उनका दुख है। ये राज्य की खुद की सत्ता है और वो सत्ता का उपयोग करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसकी एक कमेटी बनाई और मुझे पूर्ण विश्वास है वो कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद गुजरात में यूसीसी लागू 150 होगा। पार, आखिरी सवाल, 150 पार, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? 150 पार है इस बार? नहीं भाई साहब, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात की अस्मिता का ये चुनाव है और गुजरात के लोगों का ये चुनाव है। और गुजरात के लोग, जब गुजरात की बात आती है तो चुनाव के नतीजों में, रिजल्ट में आपको सब चीज़ दिख जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सांघवी, इतनी बेबाकी से शायद किसी और ने नहीं राय रखी होगी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सांघवी, गुजरात के गृह मंत्री। तो ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब आज गुजरात की जनता को यकीनन मिल गए होंगे, लेकिन मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संतोष मेनन जी को, चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18। आप सर मंच पर आए, हमारे खास मेहमान हर्ष सांघवी जी को धन्यवाद दें।